प्रदर्शनकारियों की बालिन शाह को अंतरिम पीएम बनाने की मांग है। आंदोलनकारियों के नेता बालिन शाह की अपील, प्रदर्शनकारियों से शांति की अपील बालिन शाह करते नजर आए। देश की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं, बालिन शाह ने कहा। देश के हत्यारे ने गद्दी छोड़ दी है। काठमांडू के मेयर हैं बालिन शाह और राजनीति में पहले से नेपाल की उनके दखल रहा है और ऐसे में आंदोलनकारियों के नेता बालिन शाह बन गए हैं। ये देखिए, ये तस्वीर आपके सामने है। बालिन शाह इन आंदोलनकारियों के नेता बन गए हैं और उन्होंने अपील की है कि आंदोलनकारी शांति बनाए रखें। नेपाल में बड़ी सियासी हलचल है इस समय। तस्वीरें सुबह से एक बार फिर से मिलनी शुरू हो गई। नेपाल में बड़ी सियासी हलचल इस समय। विद्रोह की आग में इस समय पूरा नेपाल जल रहा है। बालिन शाह को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने की मांग ये प्रदर्शनकारी कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों से नेपाल पूरी तरीके से सुलगता हुआ नजर आ रहा है। नेपाल की राजधानी काठमांडू के मेयर हैं बालिन शाह और इस प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए नजर आ रहे थे। अब ये प्रदर्शनकारी जो सड़कों पर उतरे हुए हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अब बालिन शाह को आप गद्दी दीजिए। देश के हत्यारे ने गद्दी छोड़ दी है। बालिन शाह ने ये स्टेटमेंट भी दिया। आंदोलनकारियों के नेता हैं बालिन शाह और ये मांग उनकी तरफ से है कि इन्हें पद मिलना चाहिए। अंतरिम सरकार यानी अंतरिम पीएम बनाने की मांग की जा रही है। बालिन शाह की जो छवि है वो युवाओं के बीच बड़ी लोकप्रिय रही है। गाहे बगाहे मंच पर भी कई दफे नजर आए हैं। भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद के खिलाफ मुखर रहे हैं बालिन शाह। साथ ही पिछले कुछ दिनों में अवैध निर्माण गिराने, कचरा प्रबंधन सुधारने, पारदर्शिता लाने, तमाम तरीके की जो मांग है वो करते हुए नजर आए। युवाओं के साथ रहते हैं, युवाओं के नेता माने जाते हैं बालिन शाह और ऐसे में अब जो प्रदर्शनकारी हैं वो मांग कर रहे हैं कि अंतरिम प्रधानमंत्री बालिन शाह को बनाना चाहिए। तो नेपाल इन दिनों सुर्खियों में है। नेपाल में इस समय जो सियासी उठापटक है वो चल रही है। डॉक्टर मोहम्मद अमीन, पूर्व राजनयिक, हमारे साथ इस समय कनेक्टेड है। सर, स्वागत भारत 24 पर आपका। लेकिन अमीन साहब, ये क्या कुछ हो रहा है इस समय नेपाल में? क्या ये प्रायोजित लगता है या पूर्व निर्धारित लगता है? क्योंकि जो तस्वीरें मिल रही है, ये जो कू की स्थिति है सर, ये एकदम से तो हो नहीं सकती। ऐसा तो हो नहीं सकता कि अचानक सब कुछ बिखर गया। ये लोग जो सड़कों पर उतरे हुए हैं और जो बालिन शाह की वकालत कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कौन है ये लोग और जियोपॉलिटिकली क्या डिफरेंस और क्या बदलता हुआ आप आने वाले दिनों में देखते हैं? देखिए, यहाँ पर ये तो था। इससे पहले आप देखिए कि 2008 के बाद से 13 बार सरकारें यहाँ नेपाल की बदली हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पे जो भ्रष्टाचार व्याप्त था, पिछले 4 जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, चाहे भट्टाराई हो, चाहे वो चंड हो, चाहे केपी ओली हो, इनके समय में आपने देखा होगा कि वहाँ पर काफी भ्रष्टाचार था और ओली के ऊपर भी काफी भ्रष्टाचार के आरोप थे। जबकि इससे पहले आपने देखा कि एक आज प्रदर्शनकारियों ने एक जेल से छुड़वाया है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को। उनके ऊपर क्या कोऑपरेटिव घोटाले का उनके ऊपर आरोप था, जिनको छुड़ाया गया है। तो उससे पहले आप ये देखिए, छोटी सी बात, इसको सोशल मीडिया की बात ले लें। सोशल मीडिया तो किसी के हाथ में नहीं है। आज की डेट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, ग्लोबल स्तर पे है वो, और कोई भी लोड कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। इस तरह एक छोटी सी बात उठी और एक चिंगारी की तरह भड़क गई। यानी इसको कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसके पीछे कुछ ताकतें थी जो काम कर रही थी, जिसमें अभी आपने एक नाम लिया है, जो भी रिसेंटली नाम आया है बालिन शाह का, जो वहाँ के मेयर हैं, वो आंदोलनकारियों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और इस तरह की हालत पहुंच गई कि आप देखिए कि पार्लियामेंट को जला दिया गया, राष्ट्रपति भवन को जला दिया गया, उपराष्ट्रपति भवन को, आप देखिए प्राइम मिनिस्टर के घर को भी जला दिया गया। और इस तरीके से आंदोलन हुआ कि वहां पर ओली को अपना इस्तीफा देना पड़ा। और सरकार के साथ में आप देखिए, सबसे पहले सेना ने भी यही कहा कि आप ओली से कहा कि आप शर्मा को कि आप पहले इस्तीफा दे दीजिए, तब हम संभालेंगे सत्ता। तो सेना ने भी बहिष्कार कर दिया और उनका इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद हो गया, सारी फ्लाइटें बंद हो गई। ये सब क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि इनके पीछे कोई ना कोई बाहर की ताकतें थी
लेकिन इसके साथ में अंतर जो विद्रोह फैल रहा था वो छात्रों के अंदर, युवाओं के अंदर, जो छात्र थे या युवा थे वो 18 से 24 साल के हैं। इससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता है, नेपाल के अंदर जो है पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और एनवायरमेंट एंड सोशली सब जगह से पे प्रॉब्लम आ रही थी। आप देखिए कि उनके देश के अंदर बाहर के लोग भी इन्फ्लेटर्स, तिब्बतियन हैं, उसमें 10,000 के आसपास कहा जाता है तिब्बतियाँ हैं, और भूटानी भी वहाँ पर भी रिफ्यूजी के तौर पे वहाँ पर मौजूद हैं। ये सब चीज़ें दर्शाती हैं कि वहाँ पर सब अनरेस्ट था और वहाँ पे किसी तरह की कोई सुरक्षा सुविधा नहीं थी, जिसका आपने देखा नज़ारा कि किस तरीके से सड़कों पर युवा दौड़े और उन्होंने सेना के हथियार भी छीन लिए और जाके जेल पर भी अटैक कर दिया। और ये सब क्या चीज़ें हैं, वहाँ का आज का यूथ जो है परेशान है और अंदर ही अंदर ये जो भ्रष्टाचार फैल रहा था, उसकी जो ज्वाला थी, वो मैंने देखा कि एक न्यूज़ में देख रहा था, एक न्यूज़ में, तो वो पूछ रहा था पत्रकार कि भाई आप क्या करते हैं? तो कहा भाई मैं यहाँ पर बिज़नेस करता हूँ। यानी वहाँ के जो बिज़नेसमैन हैं, वो भी युवाओं को सपोर्ट कर रहे थे। वहाँ पे जो अधिकारीगण हैं, वो भी मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट से खुश थे, जिसका नतीजा आपने देखा। वहाँ पे आप देखिए किसान भी खुश नहीं है, वहाँ पे यूथ जो है खेती नहीं करना चाहता। क्लाइमेट चेंज की वजह से वहाँ बाढ़ और सर्दी की स्थिति बनी हुई है। यानी हर तरीके से वहाँ की जीडीपी भी आप देखिए तो कहाँ नीचे पहुँच गई है। ये सब दर्शाता है कि वहाँ पर नेपाल के अंदर अनरेस्ट था और अनरेस्ट के कारण ही आप देखिए कि इस तरह की स्थिति बनी कि उनको एक भ्रष्टाचार के नाते उन्हें सरकार छोड़नी पड़ी और वो देश छोड़ के जा भी नहीं पाए, उनको वहाँ इस्तीफा देना पड़ा। मैं तो समझता हूँ क्या स्थिति की, देखिए पार्लियामेंट के जब उन लोगों ने प्रदर्शन किया तो युवाओं को 20 से ज्यादा युवाओं को मार दिया गया, सीधे शूट आउट के ऑर्डर दिए गए। आप देखिए कि उनके जो जो टॉप के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप देखेंगे, चाहे वो काठमांडू हो, वीरगंज हो, चाहे धनगढ़ी हो, यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से आगजनी की गई है। और आप देखिए उनके और भी जो शहर हैं उनमें से आप देखिए काठमांडू के साथ में ललितपुर है, भगतपुर है, इस जगह भी वहाँ भी कर्फ्यू लगाया गया, सब कुछ हुआ, लेकिन अशांति आपको देखने को मिल रही है चारों ओर से। और अब एक बात आई है जिसमें बालन शाह का, कि बालन शाह मुझे लगता है ये लगता है राजघराने से होंगे, मुझे इनके बारे में पूरा नहीं पता है, लेकिन हाँ जब वहाँ के मेयर थे तो कुछ ना कुछ तो होंगे और इनको कहीं ना कहीं से और युवाओं के फंडिंग बीच हुई बड़े है। लोकप्रिय हैं ये, और क्योंकि आंदोलनकारियों का नेतृत्व ये कर रहे थे। लेकिन सर इस समय जो स्थिति नजर आ रही है बांग्लादेश में भी, आप देखिए कमोबेश तस्वीर वैसी है। भारत के साथ जो है दूरी बन गई है बांग्लादेश की, वो बांग्लादेश जिसे हमने बनाया है, जिसे पनाह भी हमने दी और हमारी वजह से वो उस समय पाकिस्तान से अलग हो पाया। अब नेपाल जहाँ पर हिंदू ज़्यादा है, जो आबादी है हिंदुओं की ज़्यादा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नेपाल जिस तरीके से अस्थिर हो रहा है, क्या इसमें चाइना का भी हाथ आपको लगता है? देखिए बाहर की ताकतें अगर नहीं होंगी तो किस तरह देश में इस तरीके से सब तख्ता पलट हो जाएगा, ये सोचने की बात है। हाँ। और इस वक्त बड़ा चिंता है, ये दोनों देश जो है, चाहे बांग्लादेश रहे हों, उनकी शेख हसीना तो खैर हमारे यहाँ शरण ले ली और चूंकि सेना का उनको सपोर्ट था इसलिए सुरक्षित यहाँ पर आ गई। आप देखिए ये भी जो देश है हमारे सेना से, हमारे जो सीमा से बड़ा लगा हुआ है। अब आप देखिए किस तरह की स्थिति हो रही है दोनों देशों में। उधर आप देखिए उससे पहले तो पाकिस्तान में तो हुआ ही है कि उनके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो पहले वाले थे वो जेल में है। ये क्या दर्शाता है? सारी चीजों के पीछे कोई ना कोई विदेशी ताकतें हैं, फंडिंग है, वरना इस तरीके से आज का यूथ इस तरीके से आगे आकर काम करेगा, ये सोचने और समझने की बात है। और हर देश को, जो पड़ोसी देश हैं, उनको अलर्ट रहने की जरूरत है कि हमारा देश तो खैर ऑलरेडी सीमा पर अलर्ट है और देख रहा है, निगाह बनाए हुए है। हमारा देश जो है इस मामले में सबसे आगे है, हमेशा ही अपने पड़ोसियों का ध्यान रखता है, लेकिन हाँ अपने को सुरक्षित भी रखता है। बिल्कुल सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है इस समय, क्योंकि सर लगभग जितने भी कंट्रीज़ हमारे पड़ोस में हैं उनमें लगभग यही स्थिति चल रही है। बांग्लादेश आप देख लीजिए, पाकिस्तान तो खैर हमेशा से किस स्थिति में रहा है हम सब जानते हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर आदित्य नागर भी इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है। आदित्य, नेपाल में जो ये स्थिति इस समय बनी हुई है, कहा जा रहा है कि ओली देश छोड़ चुके हैं और अब लगातार मांग हो रही है कि जो प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं उनको
अंतरिम सरकार वहाँ पर बना लेनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो अगल बगल के हमारे कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जिस तरीके का माहौल हो रहा है, एकदम से उग्र प्रदर्शन होता है, लोग पूरे प्रशासन को अपने हाथ में लेते हैं, कानून व्यवस्था को हाथ में लेते हैं और तस्वीर बदल जाती है। किसी भी देश के लिए ये सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात है कि आखिर बैकग्राउंड में हुआ क्या, और नेपाल में आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा। ये जितना सिंपल दिखता है अदिति, ये उतना सिंपल है नहीं। बिल्कुल, ये आखिरी लाइन बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इसको सिर्फ जेनजी का विरोध प्रदर्शन कह के इससे छुटकारा नहीं पा सकते। आप ये सोचें कि 1997 से लेकर 2012 तक के बच्चों ने इतना बड़ा उग्र प्रदर्शन कर दिया और ये इनफ था, इससे भी छुटकारा नहीं पा सकते। बांग्लादेश में क्या हुआ सबने देखा, श्रीलंका के हालात आपने देखे, इसके अलावा आपने हमारे तमाम जो बॉर्डर की हम जिक्र करें, ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है एक पड़ोसी देश होने के नाते, जिसका हम जिक्र बाद में करेंगे। लेकिन सिर्फ ये कह देना कि इंटरनेट बंद हो गया, देखिए ये इसमें जो ओली सरकार है वो जिम्मेदार रही है। अभी जो हो रहा है उसका चैप्टर बाद में है कि अब जो वो विपक्षी नेता हैं उन्होंने स्टूडेंट इस जो जिस तरीके का विरोध प्रदर्शन है उसके पीछे जिस तरीके के हालात हुए, क्योंकि संसद जला देना ये कोई आम बात नहीं है, किसी प्रधानमंत्री घर को फूंक देना ये आम बात नहीं थी। आपका इंटेलिजेंस से लेकर वो सब तो खैर ताक पे था ही, लेकिन सवाल सबसे बड़ा है कि क्या करप्शन का लेवल इस हद तक गुजर गया था कि जो नेपो किड्स हैं या पॉलिटिकल जो बच्चे हैं जिनकी लाइफस्टाइल बड़ी आरामदायक थी, वो जब बाहर आने लगी तो आपने सरकार ने ये आड़ लिया कि हमें इंटरनेट पर बैन करना होगा। आपने सरकार ने ये दिखाया कि क्योंकि गलत कंटेंट बच्चों तक जा रहा है इसलिए हमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक और ट्विटर सब बैन करना पड़ेगा एक्स पोस्ट। और फिर आप सडनली कहते हैं कंपनीज को कि आप ये फलाने पैरामीटर्स को फॉलो करें वरना बैन हो जाएगा, और बैन हो जाता है। तो जाहिर तौर पे इसमें जनता को प्रोवोक किया गया, और खास तौर पे जो बच्चे, जो युवा शक्ति है उनको भी प्रोवोक किया गया। उसके पीछे की शक्तियां अलग हैं, लेकिन ये तख्ता पलट जो हुआ है उसका कारण खुद सरकार रही है। सरकार का करप्शन इस चरम पे है कि आपने पहले न्यूज़ मीडिया को रोका, न्यूज़ में चीज़ें ना आए, पर सोशल मीडिया एक ऐसा चीज़ है जो रोक नहीं लग सकती अनटिल अनलेस आप ऐसा बैन ना करें, जब तक आप ब्लैकआउट ना करें। तो जाहिर तौर पे इसके पीछे जो आपने कहा ये इतना सिंपल नहीं है, ये इसके पीछे की बहुत कहानियां हैं। और इस तरह की अंतरिम सरकार बनती भी है कि ओली को अपना देश छोड़ के जाना पड़ा, या बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, वो हालात किसी भी कंट्री के लिए स्टेबल नहीं होते। तो ये जनता के लिए भी सोचने की बात है कि ये कितना सही है आपके भविष्य के लिए, क्योंकि जो आपके पीछे से करवा रहे हैं वो सत्ता में आने के बाद भी इन तमाम प्रावधानों का इस्तेमाल करेंगे आपको कंट्रोल करने के लिए। और फिर आप क्या करेंगे, और क्या इस तरह का अगर क्योंकि इसमें स्टूडेंट, अभी मैंने एक विपक्षी नेता जो अब सरकार बनाने की कवायद में जुड़ गए हैं, वहां के नेता, उन्होंने कहा कि मैं स्टूडेंट की आवाज सुनी जानी चाहिए। क्या ये सही तरीका था? किसी भी विपक्ष या विरोधी विचारधारा के व्यक्ति को ये सोचना होगा कि ऐसे देश के हालात, ये कोई सही तरीका है कि अगर कोई 18 से 25 साल के युवा इस तरह की स्थिति कर रहे हैं तो ना जाने वो आगे, वो हमारी युवा शक्ति जो देश को आगे बढ़ाती है वो ना जाने तो सीधा भारत याद आता है जब इंदिरा गांधी के खिलाफ, जी अदिति, जब इंदिरा गांधी के खिलाफ सड़क पर स्टूडेंट्स उतरते हैं, जेपी आंदोलन होता है, उसके बाद दोबारा चुनाव होता है और इंदिरा गांधी हार जाती हैं और फिर उस हार को वो स्वीकार करती हैं। ऐसा भी नहीं है कि उस समय माहौल बदला हो। तो किसी भी लोकतांत्रिक देश की ये तो ज़रूरत है और ज़रूरत के साथ ये नींव होती है, लेकिन ये तमाम देश जैसे कि नेपाल हो गए, बांग्लादेश हो गए, पाकिस्तान हो गए, वो इस नींव से परे इस समय चल रहे हैं। एक्चुअली अब डेमोक्रेसी से ऑटोनॉमी की तरफ जाने की प्रयास हैं जी। हम भारत डेमोक्रेटिक देश है, जैसे कि जब हम अक्सर उस 25 जून 27 जून को काला दिन इसलिए बताते हैं कि सरकार ने एक दिन तय किया कि सब पत्रकार, सारे चैनल्स बंद हो जाएंगे, अखबार बंद हो जाएंगे, अखबार सरकार का चलेगा। जब सारे पॉलिटिकल पार्टियों को जेल में डालना होगा, नेताओं को, तो हम इमरजेंसी का जिक्र करते हैं और आज तक भी वो काला धब्बा है जी। जब भी बात कांग्रेस कुछ करती है तो हम इमरजेंसी पे पीछे ले जाते हैं, इसे बोलते हैं लोकतंत्र। आंदोलन होने चाहिए,
सब किसान आंदोलन नहीं करते क्या? किसानों ने तो यूपीए की सरकार को बर्खास्त करना, मतलब यूपीए की सरकार चली गई थी। ऐसी कई सरकारें हैं जो इन आंदोलनों से चली गई। आंदोलन बुरा नहीं है, सरकार को आईना दिखाना बुरा नहीं है, पर क्या आग लगाना सही है? लेकिन अब जब आप डेमोक्रेसी के बहुत परे चले जाते हैं, आप किसी जब तख्ता पलट करने की कोशिश करते हैं, तो आप ये भूल जाते हैं कि वही तख्ता पलट आप जो तख्ता बिठा रहे हैं उसमें भी हो सकता है। तो ये आग बुझी नहीं है। अंतरिम सरकार भले ही बनेगी, लेकिन वो आग की लपेटों में, क्योंकि आप देखिए कि यूनुस खान की आज सरकार के हालात क्या हैं, आज बांग्लादेश के हालात क्या हैं, वहां पर रह रहे लोगों के हालात क्या हैं। आज वहां पर भुखमरी की बात कर लें, एक नॉर्मल आम जो नौकरी का जीवन था उसके हालात क्या हैं। तो हम अक्सर जब तक खुद पे नहीं बीतती तब तक नहीं सीखते, हम दूसरों के उदाहरण से नहीं सीखना चाहते। आज जो नेपाल में हुआ, देखिए नेपाल में पॉलिटिकल इम्बैलेंस आज से नहीं है, पिछले लंबे समय से था। नेपाल में आप देखिए कि टिकटॉक को बैन नहीं किया। चाइना का पीछे से हमेशा से, जो बाहरी ताकतें हैं उनका हमेशा से इन्फ्लुएंस रहा। राइट। टिकटॉक इसलिए बैन नहीं किया क्योंकि उन्होंने एज पर सरकार सारे पैरामीटर्स फॉलो कर लिए। पर आपने बाहरी यूएस की तमाम एप्स को बैन किया। तो ये बच्चों के नाम पर बच्चों को उकसाया जाता है। तो आप किस तरीके से ये कंट्रोल हो रहा है, ये सोच के ये बहुत चिंता करने की बात है कि बाहरी ताकतें कैसे अंदर घुसकर आपको पूरे स्टेट को तबाह कर देती हैं। और जो नेपाल जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए था, आज जो हालत में है वो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। अमीन जी भी हमारे साथ लगातार अतिथि बने हुए हैं, पूर्व राजनयिक हैं आप। अमीन जी, इस समय जो स्थिति नेपाल की है, आगे क्या तस्वीर आपको नजर आती है? क्योंकि प्रदर्शनकारी तो सड़कों पर हैं, कल तक लगा कि चलिए उन्होंने प्रदर्शन किया और अपनी मांग रख रहे हैं, सरकार फैसला बदल देगी, पलट देगी अपने फैसले को और सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तस्वीर इससे ज्यादा भयावह है। देखिए, भयावह इसलिए हो गई है शिखा जी, सवाल इस बात का है कि ये जो नए यूथ हैं इनको अपनी डायरेक्शन का खुद नहीं पता है। जिस तरह एक बहाव आता है और टर्नम में बादल फट जाता है, बादल फट जाने के बाद उसकी दशा और दिशा कुछ पता नहीं होती, ये पानी किधर जाएगा, क्या होगा। इसी तरीके से आप देखिए, इन्होंने कर तो दिया, अपना आंदोलन कर दिया, उन आंदोलन की वजह से सरकार चली गई, तख्ता पलट हो गया, लेकिन अब उनको अपनी दिशा का ही नहीं पता है। क्योंकि इसके साथ वहाँ पे लोकल लोगों का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था, जो अंदर अंदर से पक रहा था, जिसका एक उभार आपने देखा, उद्गार निकला है पूरी तरीके से। मैं पहले भी कह रहा था कि वहाँ पे जो व्यापारी गण है, वहाँ पे यूथ है, यूथ तो कर ही रहा है, उसके जो बैकग्राउंड में है, वहाँ के जो भी अच्छे लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, मुझे लगता है उन लोगों का पूरा सपोर्ट था, जिसकी वजह से ये भयावह स्थिति बनी है। और ये मैं नहीं समझता हूँ कि होना क्या है, क्योंकि अभी आप देखिए बालन शाह ने भी कहा, लेकिन उनको भी बनाने की बात की। अब क्या होगा कुछ नहीं पता। अभी राष्ट्रपति ने उनके कहा भी है कि हम आइए, हम आंदोलन को बंद करिए, हम बात करते हैं, लेकिन अब क्या रुख होगा वहाँ की सेना का, वहाँ के राष्ट्रपति का, वहाँ पे जो डिप्लोमेट्स हैं उनका क्या रुख होगा, किस तरीके से जाएंगे, क्या करेंगे, उनके ब्यूरोक्रेट क्या करेंगे, क्या स्थिति है। अभी कुछ स्थिति का अवलोकन करने के बाद ही स्पष्ट होगा कि वहाँ पर क्या होने वाला है। क्योंकि अभी जो उन्होंने करना था वो एक एक्सट्रीम पे जाके किया, जैसे काठमांडू का पूरे जो शहर को जलाने की कोशिश की, वीरगंज को किया, धनगढ़ी को किया, आप देखिए कि ललितपुर को किया, भगतपुर को किया, सब जगह कर्फ्यू भी लगाया वहाँ की सरकार ने, लेकिन वो कर्फ्यू भी कामयाब नहीं रहा। यानी सेना के उन्होंने यूथ ने हथियार खींच लिए, उनसे छीन लिए, ये सबसे ज्यादा देखने वाला था। और पार्लियामेंट को फूक दिया पूरी तरीके से, क्योंकि वहाँ भी कम समझिए 20 से ज्यादा ही होगा, जो 20 की है, 20 से ज्यादा लोग बच्चे मारे गए होंगे जो शूट आउट के ऑर्डर किए थे, और 500 से ज्यादा लगभग मैं समझता हूँ कि इंजर्ड हैं, उनकी सीरियस हालत है। और इसीलिए अमीन जी मैं बार बार यही कह रही हूँ कि हालात जो इस समय नजर आ रहे हैं वो उससे परे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, ये पूर्व निर्धारित था, पूर्व नियोजित था, या क्या तस्वीरें बदली, क्या कुछ बदल गया, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांग सामने रख दी है, उन्होंने बता दिया है कि सरकार किसको बनानी है, लेकिन सरकार बनने के साथ साथ नेपाल में सरकार चले कैसे, और जो जियो पॉलिटिकल रिलेशंस हैं वो नेपाल कैसे मेंटेन ऐसे में कर पाएगा। बहुत शुक्रिया आदित्य आपका, और अमीन जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।